नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। मुर्शिदाबाद में भाजपा का हिंदुओं के पलायन का दावा। स्कूल और ग्राम पंचायतों में शरण लेने को मजबूर। प्रशासन से की विस्थापित हिंदुओं की सुरक्षित वापसी की अपील। मध्य प्रदेश के गुना में बवाल पर पुलिस एक्शन में। शोभा यात्रा के दौरान पथराव करने वालों पर एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू। हिंदू संगठनों की आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। अमित शाह आज भोपाल में राज्य स्तरीय सहकारिता सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। सहकारिता के क्षेत्र में मध्य प्रदेश की उपलब्धियों और नवाचारों को किया जाएगा प्रदर्शित। देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है बैसाखी का त्योहार। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी शुभकामनाएं। पंजाबी और सिख नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक है बैसाखी। और जलियांवाला बाग नरसंहार की आज 106वीं बरसी। 1919 में आज ही के दिन अमृतसर में शांतिपूर्वक इकट्ठा हुए हजारों निहत्थे भारतीयों पर ब्रिटिश सेना ने बेरहमी से बरसाई थी गोलियां। और आइए अब जानते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। धार्मिक कट्टरपंथियों के डर से मुर्शिदाबाद के धुलियान में 400 से अधिक हिंदुओं को नदी पार कर लालपुर हाई स्कूल, देवनापुर, सोवापुर ग्राम पंचायत, वैष्णव नगर, मालदा में शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष और भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने लिखा कि बंगाल में धार्मिक उत्पीड़न वास्तविक हो चुका है और उन्होंने आगे लिखा कि टीएमसी की तुष्टीकरण की राजनीति ने कट्टरपंथी तत्वों को बढ़ाया है। हिंदुओं का शिकार किया जा रहा है। हमारे लोग अपनी ही जमीन पर जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। कानून और व्यवस्था को इस तरह बिगड़ने देने के लिए राज्य सरकार को शर्म आनी चाहिए। उन्होंने लिखा कि मैं जिले में तैनात केंद्रीय अर्धसैनिक बलों, राज्य पुलिस और जिला प्रशासन से आग्रह करता हूं कि वो इन विस्थापित हिंदुओं की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करें और इस जिहादी आतंक से उनके जीवन की रक्षा। शुभेंदु अधिकारी ने लिखा कि बंगाल जल रहा है, सामाजिक ताना बाना टूट चुका है, बस बहुत हुआ। कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के बाद मुर्शिदाबाद में पैरामिलिट्री फोर्स एक्शन में आ गई। बीएसएफ के दक्षिण बंगाल फ्रंटियर के महानिरीक्षक ने पश्चिम बंगाल में हिंसा प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया। दरअसल कलकत्ता उच्च न्यायालय ने हिंसा प्रभावित क्षेत्र में केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश दिया था, जिसके बाद शांति स्थापना के लिए बीएसएफ की 5 टीमें भेजी गईं, जो कि पुलिस के साथ मिलकर काम कर रही हैं। और इसी बड़ी खबर पर हमारे संवाददाता कोलकाता से हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रसन्नजीत बख्शी। प्रसन्नजीत, आखिरकार पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है? क्योंकि अगर देखा जाए तो हिंदुओं का पलायन खास तौर पर किसी भी राज्य से अच्छी बात नहीं, और जिस तरह से उन पर वहां जुल्म ढाए जा रहे हैं, पुलिस और प्रशासन की चुप्पी कई सवाल खड़े करती है। आंचल, देखिए, आज सुबह भी स्थिति काबू में नहीं है। पहले तो ये बात बता दूं कि डीजीपी राजीव कुमार की इतने कुछ कहने के बाद भी स्थिति काबू में नहीं है। जगह जगह पर मंदिर तोड़ा जा रहा है, जगह जगह पर गांव के अंदर हिंदुओं की घर तोड़ा जा रहा है, आगजनी जारी है। पता नहीं दोपहर के बाद क्या होने जा रहा है, लेकिन अभी भी ऐसा स्थिति है। सीआरपीएफ की टुकड़ियां कोलकाता से भेजा जा रहा है, लेकिन मुश्किल इस बात की है कि अदालत की तरफ से बताया गया कि पुलिस की निगरानी में ये जो सीएपीएफ है, इसे इस्तेमाल किया जाएगा। अब ये पुलिस की मर्जी के ऊपर है। ये अब आगे जाके अगर पुलिस सीएपीएफ के ऊपर आरोप दे दे तो पहले से ही दर्शकों को ये समझना चाहिए कि कोर्ट का आदेश है कि सीएपीएफ अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकते। ये पूरी तरह से पुलिस की निर्देश के हिसाब अनुसार और पुलिस की निगरानी में जहां जहां जाना है, जहां जहां रूटमार्च करना है, जहां जहां तैनात होनी है, वही वो पुलिस की तरफ से बताया जाएगा। पहली बात तो यह है। तो इसीलिए पूरी की पूरी आरोप या पूरी की पूरी जिम्मेदारी सीएपीएफ के ऊपर डालना, आगे से जो डालना ही हो डाला जाएगा आगे से, इसीलिए मैं पहले से ही बता दे रहा हूं। दूसरी बात यह है कि
हिंदू पलायन, ये जब हम कल रात को हमें हमारे पास खबर आया तो हम मानने के लिए तैयार नहीं है कि पश्चिम बंगाल में जो भारत का एक हिस्सा है, वहां पे इस तरह से घटना घट सकती है। ये हाँ, हमें पता है, हमारा जो पत्रकार दोस्त है वो जब किसी ना किसी तरह से अंदर जाने में सफल रहा, उन्होंने बताया कि हिंदुओं का घर पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। उन्होंने बताया कि मंदिरों को ध्वस्त कर दिया है, और खास तरह से इसमें पहला जो विक्टिम है, जो बाप बेटा, वो हिंदू मूर्तिकार है, मृतशिल्पी, दलित हिंदू मूर्तिकार है, बाप और बेटा, ये मृतशिल्पी जो मूर्तियां बनाते थे। तो ये जो फुटेज, ये इंसान जो बता रहा है, ये जो गंगा नदी आप देख रहे हैं पीछे, ये गंगा नदी है, इसके उस पार धुलियान है और इस पार मालदा की कुछ जगह है जिसकी नाम आपने बताया। ये देखिए, अपने एक वस्त्र में, जिसको कहते हैं एक वस्त्र में, ये लोग, और इनका बांग्ला जो बाइट में हमने सुने हैं इस इंसान का, इन्होंने बताया कि खाने का तो दूर की बात है, और हमें अभी रहने का भी जगह नहीं है, हमें कुछ पता नहीं है हम आगे जाके क्या करेंगे, हम नदी पार करके इस पार आ गया, ये समझकर कि कम से कम जान माल और परिवार को तो बचा। ये देखिए, सारे बच्चे को लेकर ये लोग पहुंच रहे हैं मालदा में, और जिस मालदा में मोथाबाड़ी में 2 दिन पहले, कुछ दिन, एक हफ्ता पहले इसी तरह से हिंदुओं को पलायन करना पड़ा था, उसी मालदा में आके इन लोगों ने शरण लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा कहना इस बात की है कि वाकफ एक बहाना है। मैं सुबह से बता रहा हूं, कल से बता रहा हूं, वाकफ एक बहाना है। ये जो 66% 70% मुस्लिम यहाँ पे मुर्शिदाबाद में है, ये बाकी जो 30-25% हिंदू बचा हुआ है, इन्हें वहां से खदेड़ने की एक डिजाइन और एक कंस्पिरेसी किसी जगह पे हुआ है, जहां पे वाकफ एक बहाना है, और अपने ही देश में अभी फिर से शरणार्थी बनना मजबूरी हो गया है हमें ये भी समझ के लिए। लेकिन प्रसन्नजीत, आखिरकार कानून व्यवस्था क्या कर रही है? क्यों पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही? और इस पर खास तौर पर अगर देखा जाए तो जिस तरह से पलायन किया जा रहा है, इसको लेकर कोई आवाज़ क्यों नहीं उठाई जा रही? खास तौर पर जब मुख्यमंत्री साहिबा ने जब दोबारा कुर्सी संभाली थी तो उन्होंने कहा था कि लॉ एंड ऑर्डर विल बी द प्रायोरिटी फॉर मी। ये सच्चाई मैं बताऊं आंचल, ये काफी दुख की बात है। पहली बात तो है कि बंगाल में जितने सारे सेक्युलर है, वो सारे सेक्युलर पहले कम्युनिस्ट हुआ करते थे, और अब वो सारे तृणमूल है। तो इनके लिए ये काफी अच्छे इनको पैकेज मिलता है प्रदेश सरकार से। तो ये सेक्युलर या इंटेलेक्चुअल, इनको कोई लेना देना नहीं है। को मुश्किल इस बात की है कि वो किस तरफ जाए, ये अभी तक उसका जो इंटरनेशनल डिबेट है वो हो नहीं पाया। उन्होंने अभी इस डिबेट में लगे हुए हैं कि हमको क्या मानना चाहिए, कि तृणमूल खतरा है या बीजेपी खतरा है या क्या है, ये केरल लॉबी क्या कह रहे हैं, बंगाल लॉबी क्या कह रहे हैं। उनको अभी इसके बारे में 1 साल डिबेट करना पड़ेगा, उसके बाद उनको समझ में आएगा कि उनको क्या करना है, और तब जाके उनका जो परसेंटेज ऑफ वोट है वो 0% तक उतर आएगी। ये स्थिति है बंगाल में। और बाकी जो भाजपा की तरफ से पूरी तरह से कोशिश किया जा रहा है कि पूरे स्थिति को काबू में लाने के लिए जहां जहां दरबार करना है, उसी जगह पे आज 2 बजे से एक बड़ा महा रैली रखा गया है, जहां पे बंगाल के सारे बीजेपी नेता पहुंच रहे हैं कॉलेज स्ट्रीट में, ऐतिहासिक कॉलेज स्ट्रीट में। तो किसी ना किसी एक तरफ तो शिक्षक भर्ती घोटाला भी है, लेकिन एक चीज और समझना चाहूंगी, क्योंकि धार्मिक उत्पीड़न का मामला है सीधे तौर पर, फिर भी ममता बनर्जी अपील कर रही हैं कि आप शांत रहें, उकसावे में ना आए। जो उकसा रहा है उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेती सरकार? नहीं, वो तो यहाँ पे उनके बांग्ला में उन्होंने एक सेंटेंस बताया था कि जो दूधेल गाय है, मतलब जो गाय दूध देती है ना, या देता है, मुझे पता नहीं क्या कहना चाहिए, तो उनका लात खाने के लिए भी वो तैयार है। मतलब ये उनका कोट अनकोट रिकॉर्डेड वर्जन है। तो आज से 2-3 साल पहले, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने कुछ दिन पहले ईद का मंच पर जाके बताया कि मैं आप लोगों के साथ हूं। और मैंने किसी एक लाइव में मैंने बताया था कि जब ईद का बधाई दिया है उन्होंने, तो ईद का नॉर्मल बधाई दिया है, लेकिन जब रामनवमी का बधाई दिया है, वो बधाई की जगह, एक तो उनका बधाई में कोई राम जी का फोटो नहीं था, और दूसरी बात है उन्होंने बधाई के नाम पर बार बार पीस का अपील किया, शांति का अपील किया। मतलब रामनवमी में दंगा होना ही होना था, जो ईद में नहीं होना था। ये जो सारे चीजें हैं, ये ममता बनर्जी का मनसा को इशारा करते हैं कि वो क्या चाहती है और उनका मोटो क्या है। ये अब
सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति से ऊपर चला गया। ये रिपब्लिक ऑफ वेस्ट बंगाल बनाने की एक तरीका है। मैं पहले भी बताया था, जब उन्होंने लंदन गया था और वहां पे देश की अर्थनीति के बारे में उनको सवाल पूछा गया था, जो वो मानने के लिए तैयार नहीं थी, तो उनका एक सपना है कि रिपब्लिक ऑफ इंडिया में वो एक प्रधानमंत्री बनेगी और अपना देश चलाएगी और उसमें अपना कानून चलाएगी। जी जी। तो ये जो आप ये ऐसा स्थिति है, तो आप इनकी तरफ से, ममता बनर्जी की तरफ से और उनकी पुलिस की तरफ से कोई भी कार्रवाई का आशा ना करे, ना आप करे, ना पूरा देश करे, ना ये पलायन जो करने वाले हैं वो लोग करे। चलिए, तो आप नजर बना के रखिएगा प्रसन्नजीत, हम आगे भी इस पूरे मसले पर आपसे अपडेट्स देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो फिलहाल अगर देखा जाए तो मुर्शिदाबाद से कई हिंदुओं का पलायन हो रहा है, क्योंकि वहां पर उनका उत्पीड़न किया जा रहा था, वो भी धार्मिक तौर पर। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहाँ के गुना जिले में हनुमान जयंती के अवसर पर निकाले गए शोभा यात्रा के दौरान पथराव की घटना से इलाके में तनाव उत्पन्न हो गया। घटना उस समय हुई जब बीजेपी पार्षद ओम प्रकाश कुशवाहा उर्फ गब्बर कुशवाहा और उनके समर्थकों की अगुवाई में श्रद्धालु शोभा यात्रा निकाल रहे थे। शोभा यात्रा जब कर्नलगंज क्षेत्र से मस्जिद के पास से निकल रही थी, तब मुस्लिम पक्ष के लोगों ने शोभा यात्रा में बज रहे डीजे को बंद करने के लिए कहा। डीजे बंद नहीं होने से नाराज उपद्रवियों ने शोभा यात्रा पर पथराव शुरू किया, जिसकी वजह से भगदड़ मची। हमले में बीजेपी पार्षद गब्बर कुशवाहा के 11 वर्षीय बेटे अकुल कुशवाहा सहित शोभा यात्रा में चल रहे कई श्रद्धालु घायल हो गए। घायलों को तत्काल नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घटना की सूचना मिलते ही एसपी संजीव कुमार सिन्हा और कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल भारी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और मामले की जांच की जा रही है। घटना से नाराज हिंदू संगठनों ने पथराव करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं बीजेपी पार्षद गब्बर कुशवाहा ने सिटी कोतवाली में आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। थोड़ा पथराव हुआ है, उसमें दो समुदाय के बीच में कुछ कम्युनिकेशन गैप रहा और हम और एसपी साहब मौके पे गए हैं। वहाँ पे सिचुएशन अभी टोटली कंट्रोल पे है और जिन लोगों ने भी किया खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे, जहां वो भोपाल स्थित रविंद्र भवन में होने वाले राज्य स्तरीय सहकारिता सम्मेलन में भाग लेंगे। अमित शाह की उपस्थिति में ही एमपी डेयरी फेडरेशन और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर होंगे। साथ ही अमित शाह राज्य सहकारिता विभाग के कामकाज की भी समीक्षा करेंगे। बात नागालैंड की, जहां शनिवार को पहली बार राज्य स्तरीय मेगा कानूनी सेवा शिविर का आयोजन किया गया। केंद्रीय कानून और न्याय तथा संसदीय मामलों के राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और सर्वोच्च न्यायालय के 3 वर्तमान न्यायाधीश न्यायमूर्ति BR गवई, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति N कोटेश्वर सिंह के साथ साथ गुवाहाटी उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश ने कोहिमा में आयोजित मेगा कानूनी सेवा शिविर में भाग लिया। इस अवसर पर अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि मेगा कानूनी शिविर उन व्यक्तियों की पहचान करने में मदद करता है जो कानूनी सलाह और सहायता के लिए पात्र हैं। उन्होंने कहा कि ये कानूनी समस्याओं का सामना करने वाले व्यक्तियों को सहायता देता है, न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करता है, भारतीय संविधान की कानूनी संस्कृति को बढ़ावा भी देता है। समापन समारोह में मुख्यमंत्री नेफ्यूरियो ने कहा कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय और सभी अधीनस्थ न्यायालयों की अगुवाई में देश की कानूनी समुदाय ने न केवल कानूनी क्षेत्र में भारत के भाग्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बल्कि इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने सभी नागरिकों की समानता को बनाए रखने और शांतिपूर्ण सामाजिक ताने बाने और देश की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए एक परिस्थिति तंत्र बनाने में अहम किरदार अदा किया है। देश की आज़ादी के इतिहास में 13 अप्रैल का दिन एक दुखद नरसंहार के साथ दर्ज है। वो वर्ष 1919 था, जब 13 अप्रैल का जो ये दिन था, जब जलियांवाला बाग में रॉल्ट एक्ट के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध में शामिल होने के लिए लोग इकट्ठा हुए। रॉल्ट एक्ट एक ऐसा कानून था जिसमें अंग्रेज बिना किसी मुकदमे के किसी को भी गिरफ्तार कर सकते थे। इसी दौरान जनरल डायर अपने सैनिकों के साथ जलियांवाला बाग पहुंचा। उसने बिना किसी चेतावनी के गोलियां चलाने का आदेश दिया। बाग का एक ही रास्ता था, उसे भी बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से लोग भाग ना पाए और कई लोगों की जान चली गई। इस बार इस दर्दनाक नरसंहार की 106वीं बरसी है। देखिए उससे जुड़ी एक खास रिपोर्ट। 1919 दोपहर का वक्त, अमृतसर का जलियांवाला बाग, एक ऐसा दिन जो इतिहास के पन्नों में खून से लिखा गया। पंजाब की गर्म दोपहर में
हजारों लोग बाग के भीतर इकट्ठा हुए थे। कोई बैसाखी का त्योहार मनाने आया था, तो कोई अंग्रेजी हुकूमत के काले कानून रॉलेट एक्ट के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध दर्ज कराने। उस कानून ने अंग्रेजों को ये अधिकार दे दिया था कि वे किसी भी भारतीय को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार कर सकते हैं। इस नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाना उस समय की सबसे बड़ी हिम्मत मानी जाती थी। लेकिन उन लोगों को यह नहीं पता था कि वो बाग, जहां आजादी की उम्मीद लेकर वे जमा हुए थे, कुछ ही पलों में कत्लगाह बन जाएगा। दोपहर में जनरल रेजिनाल्ड डायर अपने करीब 40 सैनिकों के साथ बाग में दाखिल होता है। बिना किसी चेतावनी के, बिना कोई अल्टीमेटम दिए उसने एक ही हुक्म दिया, फायर। अगले 10 मिनट तक सिर्फ एक ही आवाज गूंजती रही, बंदूक की। दीवारों से टकराती गोलियों की आवाज, भागते लोगों की चीखें और फिर सन्नाटा। जनरल डायर के सैनिकों ने 1650 गोलियां चलाई। बाग चारों ओर से बंद था। सिर्फ एक संकरा गेट था जिसे डायर ने पहले ही ब्लॉक कर दिया था। लोग इधर उधर भागे, कुछ दीवारों पर चढ़ने की कोशिश करने लगे। कई जान बचाने के लिए बाग के बीच बने हुए कुएं में कूद गए। उस कुएं में आज भी लोहे की जाली लगी है, लेकिन उसके नीचे दबी हैं सैकड़ों चीखें। ब्रिटिश सरकार के मुताबिक इस हत्याकांड में 291 लोग मारे गए, लेकिन भारतीय नेताओं और स्वतंत्र पत्रकारों के अनुसार ये संख्या 500 से भी ज्यादा थी। और अगर ये सवाल उठे कि इस कत्लेआम का जिम्मेदार कौन था, तो सीधा जवाब है जनरल डायर, जिसने खुद संसद में माना कि उसने डर फैलाने के लिए यह कदम उठाया ताकि भारतीय फिर कभी विरोध न करें। लेकिन हद तो तब हुई जब ब्रिटेन में उसे सम्मानित किया गया। जनता ने चंदा इकट्ठा किया और उसे हीरो की तरह देखा गया। उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड, जिन्होंने इस घटना की निंदा करने में भी काफी समय लगा दिया। और जब लोगों ने न्याय की मांग की तो जवाब मिला, यह कदम बगावत रोकने के लिए जरूरी था। लेकिन इस त्रासदी ने सिर्फ दर्द ही नहीं दिया, ये क्रांति का बीज भी बो गई। इस नरसंहार की खबर जब 12 साल के भगत सिंह तक पहुंची तो वो अमृतसर पहुंचा, बाग की मिट्टी को अपनी छोटी सी बोतल में भरा और उसी दिन तय कर लिया कि आजादी सिर्फ मांगने से नहीं मिलेगी, उसे छीनना होगा। महात्मा गांधी, जो अब तक अंग्रेजों से बातचीत के रास्ते पर चल रहे थे, इस घटना के बाद पूरी तरह बदल गए और उन्होंने साफ शब्दों में कहा, अब सहयोग का कोई रास्ता नहीं, अब देश को खुद अपना रास्ता बनाना होगा। यहीं से असहयोग आंदोलन का जन्म हुआ और उस वक्त के सबसे बड़े साहित्यकार रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें सर की उपाधि दी गई थी, उन्होंने वो उपाधि लौटा दी। उनका कहना था, जब मेरे देश के नागरिकों की हत्या को जायज ठहराया जा रहा है, तब किसी भी उपाधि का कोई मूल्य नहीं। आज जब जलियांवाला बाग जाते हैं तो वहां की दीवारों पर 10 गोलियों के निशान देखकर रूह कांप जाती है। वो कुआं जिसमें सैकड़ों जानें डूब गईं, अब भी वहां मौजूद है। बाग का हर कोना, हर ईंट आज भी गवाह है उस दोपहर की जिसने पूरे भारत को एक साथ झकझोर कर रख दिया था। जलियांवाला बाग सिर्फ एक हत्याकांड नहीं था, ये भारत के आत्मसम्मान पर सीधा वार था। लेकिन इसी वार ने पूरे देश को एक साथ खड़ा कर दिया। आज जब हम आजादी की बात करते हैं तो उन दीवारों को याद रखना बहुत जरूरी है, जो आज भी चीख चीख कर कहती है, हम भूले नहीं हैं और कभी भूलेंगे भी नहीं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जलियांवाला बाग के शहीदों को श्रद्धांजलि दी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने लिखा कि मैं 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड में शहीद हुए वीरों को श्रद्धांजलि देने में राष्ट्र के साथ शामिल हूँ। उत्पीड़न के खिलाफ उनका अद्वितीय बलिदान हमारे स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अंकित है। उपराष्ट्रपति ने लिखा कि भारत हमेशा उनके साहस का ऋणी रहेगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जलियांवाला बाग के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि हम जलियांवाला बाग के शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं। आने वाली पीढ़ियां उनके अदम्य साहस को हमेशा याद रखेंगी। ये वास्तव में हमारे देश के इतिहास का एक काला अध्याय था। उनका बलिदान भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गया। और अब बात बैसाखी की, जिसे देश भर में आज हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये त्योहार धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बैसाखी के दिन ही खालसा पंथ की स्थापना हुई थी। दशमेश पिता गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने वर्ष 1699 में श्री अनंतपुर साहिब स्थित गुरुद्वारा तख्त श्री केसगढ़ साहिब में खालसा पंथ की नींव रखी। बैसाखी के त्योहार को देश की कृषि व्यवस्था में भी बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इसी दिन फसलों की कटाई होती है। ये त्योहार समृद्धि और सफलता लाने और अनुष्ठानों समारोह के माध्यम से लोगों को एक साथ लाने के लिए जाना जाता है। बैसाखी, विशु, बोहाग बिहू, पोयला, बोईशाख, मेषादी, वैशाखादी और पुतांदू पिरापू पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लिखा कि बैसाखी, विशु, बोहाग बिहू, पोयला, बोईशाख, मेषादी, वैशाखादी और पुतांदू पिरापू के शुभ अवसर पर मैं भारत और विदेश में रहने वाले सभी भारतीयों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और प्रधानमंत्री ने बैसाखी के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने सभी के लिए खुशी, उम्मीद और समृद्धि की कामना की है। एक्स पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने लिखा, सभी को बैसाखी की हार्दिक शुभकामनाएं। ये त्योहार आपके जीवन में नई उम्मीद, खुशी और समृद्धि लेकर आए। हम हमेशा एकजुटता, कृतज्ञता और नवीनीकरण की भावना का जश्न मनाएंगे। फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।